नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में एक बार फिर हम हाजिर हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बरसात का मौसम है और हमें हल्की हल्की जो गर्मी से राहत मिलना शुरू हो चुकी है। हर तरफ हरियाली छाई हुई है जो आंखों को सुकून भी दे रही है। लेकिन बरसात का मौसम अपने साथ कई तरह की समस्याओं को लेकर भी आता है। कहा जाता है कई तरह की वेक्टर बॉर्न डिजीज जो है इस मौसम में पनप जाती है। नोटिस किया होगा आपने कि हर परिवार में कि कोई ना कोई जो है वो सर्दी खांसी बुखार जैसी समस्या से पीड़ित है और लोगों को डर भी सता रहा है कहीं उन्हें डेंगू या मलेरिया तो नहीं है। क्या है इनके लक्षण, जब हमें टेस्ट करवाने की जरूरत होती है, इस पर आज हमें जानकारी देंगे डॉक्टर DJ राणा। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए ड्यूरिंग रेनी सीजन जो है कहा जाता है वेक्टर बॉर्न डिजीज का जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आखिर इसका क्या कारण होता है? सबसे पहले धन्यवाद आपका। जो मच्छर है वे वेक्टर बॉर्न डिजीज में जैसे बात कर रहे हैं, मच्छर की वजह से, जैसे आप डेंगू और मलेरिया की बात कर रहे थे, मच्छर की वजह से बीमारियां होती हैं। एक वायरस होता है जो डेंगू का वायरस होता है या मलेरिया में पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम होता है, जो ये मच्छर एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को जो नॉन इन्फेक्टेड है उसको ट्रांसमिट करता है। तो ये मच्छर पनपने का क्या रीज़न है? मेन है कि अगर हम मच्छर को कंट्रोल करें तो ये दोनों बीमारियों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। मच्छर में यूजुअली, जैसे आपने कहा, बरसात में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और जो मच्छर पनपने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है 15 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए और ह्यूमिडिटी 60 से 80 के बीच में होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस इसमें हैं। इस मौसम में मिल तो जाती है। इसलिए मानसून या बरसात कहिए आप या पेरी मानसून सीजन जो है, इसमें मच्छर पनपता है, इसकी मच्छर की डेंसिटी बढ़ जाती है और ये डेंगू और मलेरिया को एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ले जाता है। ओके, पनपने का उससे मौसम मिलता है, उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है। सर, मलेरिया की अगर बात की जाए तो हमारे देश में वैसे जो एंडेमिक स्टेज पर है, फिर भी इससे बचना बहुत जरूरी है और बच हम तभी सकते हैं जब हमें जानकारी होगी। हम आपसे विस्तार से जानना चाहते हैं कि जैसे परिवार में कोई ना कोई सदस्य जो है वो इन्हीं लक्षणों के साथ बीमार है और कहीं ना कहीं उनके मन में शंका भी होती है कि हमें कहीं मलेरिया तो नहीं, हमें कहीं डेंगू का बुखार तो नहीं है। सर, क्या ऐसे लक्षण देखे, रेड फ्लैग्स क्या है कि हमें मलेरिया या फिर डेंगू का हमें टेस्ट करवाना होगा? देखिए, अगर तेज बुखार है, ठंड के साथ तेज बुखार है, बॉडी में कमजोरी होती है, बिकॉज इसमें मलेरिया में रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो डिस्ट्रॉय होती हैं, तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से कमजोरी होती है और जो उल्टियाँ या जी मचलाना भी हो सकता है, कन्वल्शंस भी हो सकती हैं, दौरे भी पड़ सकते हैं। यूजुअली मलेरिया के लक्षण हैं। तो डेंगू में 3 प्रकार का जो है स्पेक्ट्रम है। एक क्लासिकल डेंगू फीवर है, फिर 2 सीवियर फॉर्म्स भी है, डेंगू शॉक सिंड्रोम एंड डेंगू हेमरेजिक फीवर। क्लासिकल डेंगू फीवर में यूजुअली फ्रंटल हेड होती है, जो सिर का फ्रंट वाला पोर्शन है माथे का, उसमें हेडेक होती है और रिट्रो ऑर्बिटल पेन है, जो आईबॉल्स के पीछे है, दर्द होती है, जो आईबॉल्स के हिलाने से वो ज्यादा दर्द होती है। इसके अलावा शरीर में दर्दें, जोड़ों में भी दर्दें होती है, जी मचलाना इसमें भी होता है, उल्टियां भी हो सकती हैं और बॉडी में रैश भी हो सकते हैं। ये डेंगू क्लासिकल फीवर जो माइल्डर फॉर्म है और 95% ऑफ पेशेंट्स डेंगू क्लासिकल फीवर के होते हैं। तो 5% पेशेंट जो होते हैं वो सीवियर फॉर्म की तरफ जाते हैं, जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम। जो डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या होता है, जो मैंने आपसे भी लक्षण डिस्कस किए डेंगू के, उनके अलावा इसमें मसूड़ों या नाक से खून बहना या उल्टियों के साथ खून आना या ब्लड मोशन जैसे स्टूल्स के साथ खून आना वो हो सकते हैं। और हम पेटिचल हेमरेज, जो स्किन पर छोटे छोटे हेमरेजेस होते हैं, उनको पेटिचल हेमरेज वो भी हो सकती है इसमें। तो इसके अलावा जो डेंगू शॉक सिंड्रोम है वो सबसे सीवियर फॉर्म है। उसमें जैसे मैंने डेंगू क्लासिकल फीवर के सिम्टम्स, उसके अलावा पेशेंट का पल्स वीक हो जाता है, बीपी फॉल डाउन हो जाता है, लिम्स कोल्ड क्लामी हो जाती है, जैसे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, बाजू या टांगे भी ठंडी पड़ जाती हैं और पेशेंट फिर शॉक में जाता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है एंड इवन अगर सीवियर फॉर्म ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सही इलाज नहीं हुआ,
तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सर आपने कहा कि 95% जो लोग हैं वो ठीक हो जाते हैं, 5% लोगों में समस्या जो है वो हो सकती है। मलेरिया या डेंगू की जो गाइडलाइन है, ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं, वो क्या है सर? होम लेवल पे इससे ट्रीट किया जाता है? कॉम्प्लिकेशन ऐसे जैसे क्या होते हैं जब हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है? देखिए मलेरिया में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन या एक एसीटी ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल है, और जो प्रॉपरली ली जाए तो मलेरिया का पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हाँ, अगर किसी शाम के टाइम या कोई इनएक्सेसिबल एरिया है जब पेशेंट नहीं पहुंच पाता, तो उस टाइम वो एक टैबलेट पैरास्टामोल की एज ए फर्स्ट एड खा सकता है, या ठंडी पट्टियाँ, जो ठंडी पट्टियाँ नहीं कह सकते, नलके के पानी की टिपिट स्पॉन्जिंग कहते हैं उसको, लो टेम्परेचर नहीं होना, उसकी पट्टियाँ कर सकते हैं, और फिर एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज कराया जा सकता है। तो डेंगू की ज़्यादा बात हो रही है आजकल जी। तो डेंगू में मेनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, बिकॉज इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं वायरस के अगेंस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। ओके। तो इसका वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम एडिक्वेट हाइड्रेशन रहनी चाहिए, होममेड फ्लूइड्स जैसे लस्सी है, नारियल का पानी है, या फ्रूट जूसेस हैं, या इवन ORS भी ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स एंड विटामिन एडिक्वेट क्वांटिटी में लेने चाहिए, और इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिर एडिक्शन जैसे अल्कोहलिज्म या सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट करना चाहिए। और इसमें भी अगर बुखार ज़्यादा हो, तेज़ बुखार हो, जो इसमें मेनली प्राइमरी सिम्टम होता है, ठंड लग, तो उसमें हमने यही करना है कि जैसे मलेरिया में मैं बताया कि पैरास्टामोल की टिक्की ही ले सकते हैं, इसमें एनाल्जेसिक्स नहीं ले सकते। इसमें ज़्यादा ये ध्यान रखना, बिकॉज हर एक के, इसमें मैंने आपको बताया डेंगू में जोड़ों में दर्दें भी हो सकती हैं, और हर एक तकरीबन पेशेंट के घर में एक फर्स्ट एड किट होता है जिसमें एनाल्जेसिक्स होते हैं, मतलब दर्द की मेडिसिन होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, वो इसमें बिल्कुल नहीं लेनी है, बिकॉज अगर हम वो ले लेंगे तो इसमें जो प्लेटलेट्स जो होते हैं ऑलरेडी कम हो जाते हैं डेंगू में, और अगर हम ये ले लें, पेन किलर ले लें, वो जितनी बच्चे प्लेटलेट्स है उनको प्रॉपरली काम नहीं करने देता। तो इसलिए इसमें पेन किलर बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है। सर पब्लिक हेल्थ कंसर्न इशू के मद्देनजर जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव मैं कहूँगी, वो क्या है कि इस पर कंट्रोल करने के लिए या फिर प्रिवेंशन के लिए, और लोग अपने लेवल पे किस तरह से प्रयास करें इससे बचने के लिए? जैसे अगर हम लोगों के लेवल से देखें तो दोनों में तकरीबन सिमिलर, डेंगू में भी मलेरिया में भी तकरीबन सिमिलर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। जैसे घर के अंदर और बाहर पानी जमा नहीं होने देना है, साफ सफाई रखनी है। तो जैसे घर से बाहर निकलें तो ट्राउजर्स पहनने जो टांगों को कवर करें, फुल बाजू के कपड़े पहनने हैं। छत के ऊपर नहीं सोना, छत के ऊपर भी मच्छर काट सकता है। इसके अलावा घर में एंटी मॉस्किटो क्रीम, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, इवन मच्छरदानी का यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा खिड़कियों और दरवाजों पर हमने जालियां लगानी है, और देखना है कि वो जालियां तो लगाई है, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो फिर भी दरवाजे खुले रखते हैं, दरवाजे खुले ना रहें। और इसके अलावा जो टैंकियां होती हैं, छतों पर टैंकियां होती हैं, कुछ गाँव में जहाँ पर पानी की समस्या है, बड़े बड़े कंटेनर्स में पानी स्टोर किया जाता है, उनको टाइटली लीड रखें, टाइटली ढककर रखें ताकि उनमें मच्छर पनप ना सकें। इसके अलावा जैसे एयर कूलर है जो हवा को ठंडा करने के काम आता है, जैसे हमारे पास बर्ड बाथ्स, जैसे कोई पक्षियों के लिए हम पानी रखते हैं उसमें, या मनी प्लांट की बोतल्स होते हैं, गमले, वास्ट्रेज होती हैं उनके नीचे, उनमें हमने हफ्ते में कम से कम एक बार पानी, एक या दो बार ज्यादा अच्छा रहेगा, पानी उनमें चेंज करना है। इसके अलावा जो कुछ जंक आइटम्स है, जैसे नारियल के खोल हैं, जैसे डिस्कार्डेड टायर्स हैं, जैसे हमारे पास प्लास्टिक की कप्स हैं, डिस्पोजेबल कप्स हैं, एंड कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स हैं, उनको जमा नहीं होने दें, उनको डिस्कार्ड करना, बिकॉज उनमें भी पानी जमा हो सकता है। इवन 5 ml पानी में भी, अगर 5 ml पानी भी है उसमें भी डेंगू का मच्छर पनप सकता है। तो ये प्रिकॉशन रखनी है कि ये नहीं करना है। स्टैंडिंग वाटर जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सर हर रैपिड एक्शन प्लान कितना हमेशा रेडी रहता है ताकि जो हेल्थ सिस्टम है उस पर बर्डन कम आ सके? देखिए, अगर मैं डेंगू की बात करूं, हमने डेंगू वार्ड्स रखे हैं जी, ठीक है। तो हमने
मतलब उसमें बेड्स डिजिग्नेट करे हुए हैं, एडिकेट मेडिसिन अवेलेबल हैं, जो भी मैंने सपोर्टिव ट्रीटमेंट मैंने बताई वो अवेलेबल है। तो इसके अलावा सैंपल्स अब हमने ब्लॉक लेवल पर भी सैंपल्स करने शुरू कर दिए हैं। ओके। बिकॉज पहले खाली डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर पेशेंट आता था, उसका टेस्ट होता, लेकिन अब सैंपल्स ब्लॉक लेवल पर कलेक्ट होंगे तो उनका टेस्ट पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होएगा और उनका रिपोर्ट कम्युनिकेट होएगा। तो इसके अलावा हमने लैब्स की फंक्शनैलिटी चेक करी है, जो हमारे फॉगिंग मशीन, स्प्रे पंप्स वगैरह, उनकी फंक्शनैलिटी देखें हैं कि वो ठीक काम कर रहे हैं, नहीं है कर रहे हैं। इंसेक्टिसाइड्स हैं हमारे पास, यहाँ जैसे केमिकल्स हैं, ये जो भी हमें चाहिए मटेरियल, ड्रग्स हैं, वो हमने एडिकेट क्वांटिटी में स्टोर करके रखी हुई हैं। और हमने गैम्बूजिया फिश है, पॉन्ड्स में डालते हैं, जो मच्छर को, हाँ मच्छर को नहीं बने, लार्वे को खाता है, तो वो भी हमने पॉन्ड्स में डाली हुई है। इसके अलावा हमारे वर्कर जो हैं वो 15 दिन में एक बार जाते हैं, तो घरों में कंटेनर्स देखते हैं, उन कंटेनर्स में कहीं पानी तो नहीं जमा है, लार्वे तो नहीं है। तो अगर कहीं कहीं पर लार्वे है भी तो उसमें, और वो नहीं इवैक्यूएट कर सकते, उसमें हम एंटी लार्वल स्प्रे भी कर सकते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। सर कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट है उसकी ये एक्टिवनेस है कि जो सिचुएशन है बिल्कुल कंट्रोल में है। बरसात इन दिनों काफी ज्यादा हुई, लेकिन जो सिचुएशन है बिल्कुल कंट्रोल में है। सर फिर भी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि टूरिस्ट प्लेस है, आने जाने पर आपकी नज़र हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि कहीं कोई बाहर से जो ऐसी समस्या लेकर ना आ जाए। सर आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि जो इलाज होता है डेंगू का या फिर मलेरिया का, इसका दवाइयों में नहीं है, जानकारी में अधिक है। अपने आसपास हमेशा साफ सफाई बनाए रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, ताकि जो वेक्टर वन डिजीज है उनको पनपने का मौका ना मिल सके। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी लक्ष्य के साथ अगले अंक में फिर हाजिर होंगे।